मिरर टीवी के हमारे प्यारे दोस्तों, आज हम फिर एक बार आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं और आज की जो हमारी आपको जो हम जानकारी जिस टॉपिक पे देना चाहते हैं, वो इस वक्त देश का, भारत का बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है। और टॉपिक ये है कि हमारा जो संविधान है भारत का, तो संविधान में जो उसके 4 पिलर्स उसको जिनको कहा गया है, उनमें एक तो संसद है, दूसरा न्यायपालिका है, तीसरा जो हमारा उसका पक्ष है वो कार्यपालिका है और चौथा पक्ष जो है वो मीडिया है। यानी विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया। ये 4 पिलर्स ऐसे हैं कि जिस पर हमारे संविधान की, हमारे लोकतंत्र की नींव टिकी हुई है। अगर ऐसा माना जाता है कि अगर इनमें से एक भी पिलर अगर कमजोर होता है तो संविधान कमजोर होता है, और संविधान के कमजोर होने का मतलब है कि लोकतंत्र खतरे में है। हमारी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, वो अक्सर उसके जो विपक्ष के नेता हैं उसमें संसद में राहुल गांधी जी, वो हमेशा आजकल संविधान की एक किताब जो है जेब में रख के घूमते हैं और ये कहते हैं कि ये संविधान जो हमारा भारत का संविधान है, इसे भाजपा सरकार ने, या जिसको वो कहते हैं मोदी सरकार ने, खतरे में डाला हुआ है और हम इसकी रक्षा करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि संविधान क्या हमारा इतना कमजोर है कि उसको खतरे में डाल सके कोई भी सरकार? इसका जवाब वैसे तो नहीं में है, लेकिन अब वोटों की राजनीति है, कुछ नहीं कह सकते, कोई कुछ भी कह सकता है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का जो बोलने की आजादी का फायदा उठाते हुए कोई भी कुछ भी कह सकता है। ऐसे बहुत सारे फैसले कांग्रेस की सरकारों ने लिए 70 सालों में, जिनके बारे में ये कहा गया कि ये संविधान सम्मत नहीं थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति तक के मामले थे और चुनाव आयोग का जो प्रधान होता है उसकी नियुक्ति के मामले थे। तो अपने उन कारनामों के बारे में तो कांग्रेस कुछ नहीं कहती है। उसको आपत्ति है कि हमारे जो इस समय वर्तमान सरकार है भाजपा की और मोदी की जो सरकार है, ये संविधान को प्रॉपर सम्मान नहीं दे रहे हैं ये लोग। और इसमें एक नया विवाद अभी पिछले साल 2024 में जुलाई में तब जुड़ गया जबकि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और उस फैसले में उसने ये कहा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति सभी संविधान से बंधे हुए हैं और संविधान की समीक्षा के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कैबिनेट से विधेयक जो होते हैं, कानून जो होते हैं, वो भेजे जाते हैं राज्यपाल के पास। इसी तरह संसद से जो कानून पास होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद वो मंजूरी के लिए भेजे जाते हैं राष्ट्रपति के पास। तो असल में संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था स्पष्ट रूप से घोषित नहीं है कि जिसमें ये कहा गया हो कि राज्यपाल कितने दिन में इस जो उसके पास फाइल आई है कानून की, कितने दिन में उस पर हस्ताक्षर करेगा या नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो क्या स्थिति बनती है। इसी तरह से राष्ट्रपति का है, वो उनके विवेकाधिकार में आता है कि उसको वो उसमें मंजूरी दें, कब ना दें। राष्ट्रपति को तो बहुत सारे ऐसे अधिकार भी संविधान में दिए गए हैं कि जो और दूसरे की किसी के पास है ही नहीं। जैसे अगर हत्या का कोई आरोपी है तो हमारे देश के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उसको वो क्षमादान दे सकता है। अब ये बहुत बड़ा अधिकार है।
और ऐसा तब वो कर सकता है राष्ट्रपति जबकि देश की अदालतों ने यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक ने उसको फांसी की सजा उसकी बरकरार रखी हो। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको क्षमादान दे सकता है। सोचिए कितना बड़ा अधिकार राष्ट्रपति के पास है। और हमारे देश का राष्ट्रपति ही मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है, यानी जो प्रधान होता है चुनाव आयोग का, उसकी भी नियुक्ति उसी के हस्ताक्षर से होती है। और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है या जो और दूसरे न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति की ही सहमति से होती है, उनके हस्ताक्षर से होती है। तो सवाल ये उठाया गया कि जिस राष्ट्रपति के दस्तखत से, जिसके सहमति से भारत का प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया जाता हो, वो क्या इतने अधिकार रखता है कि वो राष्ट्रपति को ही चैलेंज कर सके और राष्ट्रपति को दिशा निर्देश दे सके कि आप क्या करें और क्या ना करें। और दिशा निर्देशों की अगर बात करें तो मामला वहां से बढ़ा जब तमिलनाडु की सरकार ने, असल में स्टालिन की सरकार जो वहां पर है, उसने कुछ कानून पास किए वहां की विधानसभा में और उनको विधेयक बनाने के लिए उसने राज्यपाल के पास भेजा। जो रवि साहब हैं, वहां के राज्यपाल हैं, और उनके बारे में वहां की सरकार का ये कहना है कि ये बीजेपी के इशारे पे काम करते हैं। तो राज्यपाल महोदय ने क्या किया कि उन जो विधेयक उनके पास भेजे गए थे मंजूरी के लिए, उन्होंने वो फाइल रोक ली और बहुत लंबे समय तक रोक कर रखा उस फाइल को। कई बार रिमाइंडर भी दिए, उसके विधानसभा की तरफ से रिमाइंडर भी दिए गए, लेकिन उन्होंने फाइल लौटाई नहीं, ना तो दस्तखत किए। और जब ज्यादा उन पर दबाव बढ़ाया गया तो उन्होंने क्या किया कि वो फाइल जो है वो राष्ट्रपति को विचार के लिए भेज दी। ये अधिकार राज्यपाल के पास है कि क्योंकि राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। और जब राज्यपाल किसी मुद्दे पर अगर उलझता है और उसको समझ में नहीं आता कानून के दायरे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसको विचार के लिए वो राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, ऐसा उसके पास अधिकार है। तो जो रवि जी हैं वहां के राज्यपाल, उन्होंने भी यही किया कि राष्ट्रपति के पास भेज दी वो फाइलें। 10 कानून थे और राष्ट्रपति ने भी उन पर दस्तखत करने में या तो विचार करके लौटाना चाहिए था और या फिर उसको दिशा निर्देश देना चाहिए था राज्यपाल को कि आप इसमें क्या करें क्या ना करें। तो वो कुछ ना करके वो भी उनके पास राष्ट्रपति भवन में भी वो फाइलें उन्होंने रोक के रखी हुई थी काफी समय से। तो स्टालिन की सरकार जो है, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, वो चली गई सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में उसने अपना जाके रोना रोया कि साहब ऐसे ऐसे है और हमारे जो विधानसभा से जो पारित कानून हैं उनको ना तो हमारे राज्यपाल महोदय हस्ताक्षर कर रहे हैं और उन्होंने विचार के लिए राष्ट्रपति के पास जो फाइल भेजी है, तो राष्ट्रपति महोदया भी उस पर कोई संविधान सम्मत निर्णय नहीं ले रही हैं और उन्होंने भी रोक के रख लिया है। तो इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने की, उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया उनकी याचिका को और उसमें सुनवाई की उन्होंने। और सुनवाई करने के बाद उन्होंने उसकी समय सीमा निर्धारित कर दी राज्यपाल की, जो कि कानून में, हमारे देश के संविधान में जिसका जिक्र नहीं था। तो वो कानून में उन्होंने समय सीमा निर्धारित कर दी और ये कहा कि 3 महीने के अंदर अंदर उनको या तो दस्तखत करना चाहिए जो विधेयक आते हैं विधानसभा से, और या फिर उनको खारिज करके और लौटा देना चाहिए कि ये हम नहीं कर रहे, और अगर वो उसका कारण भी फिर उन्हें बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं कर रहे। तो ये राज्यपाल को उन्होंने कहा, और चूंकि राष्ट्रपति के पास वो फाइलें पड़ी हुई थी 10 विधेयकों की, तो सुप्रीम कोर्ट यहीं नहीं रुका। उसने क्या किया कि वो 10 के 10 कानून उसने पारित घोषित कर दिए, क्योंकि वो उसने कहा कि हम 3 महीने की समय सीमा निर्धारित कर रहे हैं और ये समय सीमा कभी निकल चुकी कभी की, तो इसको पारित माना जाएगा। तो एक तो उसने पारित कर दिया वो विधेयक, और एक उसने क्या किया कि राष्ट्रपति महोदया को ये सजेशन उसने दिया कि आप भी इस बात के लिए स्वतंत्र नहीं है, ऐसे कोई विशेषाधिकार आपके पास नहीं है कि आप अनंत काल के लिए इस तरह की जो फाइलें राज्यपालों की तरफ से आपके पास आती हैं तो आप उनको रोक के रखें। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी और भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कभी। ना तो इस तरह से कभी सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के द्वारा रोके गए विधेयकों को कभी पारित किया था,
और ना इस तरह के समय सीमा करते हुए ऐसे निर्देश पारित किए थे। और फिर राष्ट्रपति को निर्देश देना, ये तो एक अलग बात हो गई और इसी पे मुद्दा बनाया गया। और एक तो सांसद हमारे बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे साहब, उन्होंने इस पे सवाल उठाए और वो कुछ ज्यादा ही बोल गए, तो इसलिए लोगों ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारे जो देश के प्रधान न्यायाधीश हैं वो खन्ना साहब, उन्होंने कहा कि ये इस तरह के फैसले देते हैं कि जिसमें गृह युद्ध की स्थितियां बन रही हैं देश में, और ये इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। ये एक ऐसी बात उन्होंने कह दी कि इसको किसी ने पसंद नहीं किया और उनकी बहुत आलोचनाएं भी हुई। बल्कि सुप्रीम कोर्ट में उनका मामला अवमानना मानहानि के तरह से लिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की, और वो अभी पेंडिंग है। उसमें क्या कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट लेता है ये वक्त बताएगा। लेकिन जब ये हुआ कि जब उनका उस पर संज्ञान नहीं लिया गया, उनकी बातों पे निशिकांत दुबे साहब की गंभीरता से उनको नहीं लिया गया, और विपक्षी दल जितने भी वो सब एक हो गए और उनके ऊपर हमले करना शुरू कर दिए निशिकांत दुबे के ऊपर। तो उपराष्ट्रपति जो हमारे हैं जगदीप धनखड़ साहब, वो सामने आए, और चूंकि जगदीप धनखड़ साहब कानून के बहुत बड़े जानकार माने जाते हैं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के भी वकील रहे हैं, कानून की डिग्री उनके पास है और वो प्रैक्टिस भी करते रहे हैं पहले। बाद में वो राजनीति में आए और उनको पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बना के केंद्र की सरकार ने भेजा, और वो थोड़ा सा धनखड़ है, अक्खड़ किस्म के माने जाते हैं, और जो बात कहते हैं वो असल में सही बात यह है कि वो जो भी बातें कहते हैं वो बातें ज्यादातर, ये तो बिल्कुल समझ में आने वाली बात है कि संविधान सम्मत होती हैं। तो वो संविधान सम्मत बातों पे जब पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री जो वर्तमान में भी हैं ममता बनर्जी साहिबा, उन्होंने ऑब्जेक्शन किए, तो उनका बहुत टकराव हुआ और गहरा टकराव हुआ। और वो टकराव यहां तक बढ़ा कि हमारे जो राष्ट्रपति महोदया थी और जो हमारे सरकार थी केंद्र की, उन्होंने उनको वहां से वापस बुलाया और देर सवेर उनको भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया। जो कि कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि बीजेपी की जो सरकार है, ये वर्तमान उपराष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू साहिबा, इनके बाद जगदीप धनखड़ को देश का राष्ट्रपति बनाना चाहती है सरकार, और खासतौर से मोदी जी जो है उनका रुचि है उसमें, अमित शाह की रुचि है। और वैसे भी आप सभी जानते हैं कि ऐसे बहुत से उपराष्ट्रपति गुजरे हैं हमारे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, कि जो उपराष्ट्रपति के बाद जिनको राष्ट्रपति का पदभार दिया गया, क्योंकि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है या उसको नॉमिनेट किया जाता है, दो ही स्थितियां होती हैं, अगर विपक्षी दल का साथ ना दे तो फिर चुनाव होता है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि जो उपराष्ट्रपति थे उनको प्राथमिकता दी गई राष्ट्रपति तक पद तक पहुंचने में। तो ये जगदीप धनखड़ साहब की ये बात है। और धनखड़ साहब के बारे में जैसे कि मैंने बताया कि वो कानून के जानकार भी हैं और उनको बड़ी गहरी समझ है। तो जब उन्होंने चीजें कही तो उसका कुछ मतलब निकाला गया कि नहीं, निशिकांत दुबे की बात अलग थी, और हालांकि उसकी भी आलोचनाएं हुई। विपक्षी दलों ने ये कहा कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो एक संवैधानिक पद है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की थी, क्योंकि स्टालिन सरकार ने तमिलनाडु की आरोप लगाए थे राज्यपाल पे कि साहब ये बीजेपी की गवर्नमेंट जो है ये इसकी नीतियों से प्रभावित होकर ये इन्होंने फाइलें रोकी, और उस मुद्दे में जगदीप धनखड़ साहब आगे आए। तो ऐसा माना गया कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, उसको सपोर्ट करने के लिए वो आगे आए। विपक्षी दलों का ऐसा आरोप है, न केवल विपक्षी दलों का आरोप है बल्कि कई मीडिया घरानों ने भी उनकी आलोचना की। टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो खुल के उनके बारे में कुछ उस समय लिखा था, जुलाई 2024 में। तो बहुत कुछ उन्होंने टिप्पणियां की थी कि ये इस तरह से नहीं करना चाहिए था उनको, वो संवैधानिक पद पर हैं और उसको इस तरह से किसी व्यक्ति को जो संवैधानिक पद पे हो, सुप्रीम कोर्ट के बारे में इस तरह की टिप्पणियां नहीं करना चाहिए। बहरहाल उन्होंने टिप्पणियां की, और 2-3 जगह जहां जहां फिर उनको बोलने का मौका मिला, उन्होंने अपनी बातों को दोहराया और ये कहा कि हमने जो भी कहा है हम उस पर अपनी राय को नहीं बदलेंगे, क्योंकि हमारी राय संविधान सम्मत है। तो ये जगदीप धनखड़ साहब के का जो मामला था वो हमारे भारतवर्ष के
14वें उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ साहब। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो संवैधानिक पद होते हैं उनके, और वो किसी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित उनको नहीं होना चाहिए। तो उन पर विपक्षी दलों ने यही आरोप लगाया कि आप बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित हैं। जो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे कह रहे हैं या बीजेपी के और नेता कहते हैं, वही बात आप भी कर रहे हैं। तो ये गलत है। तो इसकी परवाह ज़्यादा उन्होंने नहीं की, क्योंकि उनका कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट है, वो भी संविधान से चलता है और उनका पद भी संवैधानिक है, और संविधान के अगेंस्ट अगर कोई काम होता है तो बोलने का हक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट बोलता है, ऐसे ही हमें भी हक है। तो बहरहाल ये एक मुद्दा बनाया गया और इस पे आगे काफ़ी बहस हुई। और अभी 2 दिन पहले हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू साहिबा, उन्होंने 14 सवाल पूछे हैं एक पत्र लिख के सुप्रीम कोर्ट से। और वो 14 सवाल गोलमोल तरीके से पूछे गए हैं, क्योंकि वो सवाल ज़्यादातर उस फैसले के इर्द-गिर्द घूमते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो उसने राज्यपाल और राष्ट्रपति के बारे में अपना फैसला दिया था। तो उन्होंने ये जानना चाहा सुप्रीम कोर्ट से कि साहब, इसमें हम भ्रम की स्थिति में हैं, राष्ट्रपति भवन हमारा भ्रम की स्थिति में है, और आप इसकी स्थिति जो है वो स्पष्ट करें। अब हमारा जो संविधान है उसमें सुप्रीम कोर्ट को ये भी अधिकार है कि उसको नजरअंदाज कर दे, वो उनके पत्र को उसका जवाब ही ना दे कोई। वो बाध्य नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट उसके जवाब देने के मूड में है। और जवाब देने के लिए, क्योंकि ये जो राज्यपाल और राष्ट्रपति के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की थी और जो समय सीमा निर्धारित की थी, वो 2 जजों की एक पीठ थी जिसने ये किया था। तो अब चूंकि राष्ट्रपति का मामला है, सवाल राष्ट्रपति ने पूछे हैं, तो संविधान के दायरे में स्पष्ट रूप से इसमें बहुत आगे जाके ये एक नजीर बनेगा ये मामला। तो निश्चित तौर से कम 5 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की पीठ एक बनाई जानी चाहिए, जिसमें हमारे मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के और 4 और होना चाहिए, और 7 का भी हो सकता पीठ। क्यों? क्योंकि जब इस तरह का कोई गंभीर मामला जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है, तो उसमें इसी तरह से एक बड़ी पीठ बनाई जाती है और बड़ी पीठ के सामने वो मामला रखा जाता है, और सभी जज अपनी-अपनी राय उस पे ज़ाहिर करते हैं, और फिर वो देखा जाता है कि अगर 5 जजों का पीठ है तो 3 जज क्या कह रहे हैं, 2 जज क्या कह रहे हैं। अगर 2 जज खिलाफ भी होंगे और 3 जज अगर कोई एक बात करेंगे, तो उसको मान लिया जाता है, उसी हिसाब से फिर वो फैसला सामने आता है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मामला है, ये बहुत ही गंभीर मामला है, और असल में सरकार भी ये इनडायरेक्टली कहीं न कहीं ज़िक्र करती रही है, और यही बात सांसद निशिकांत दुबे जी ने कही है, और जगदीप धनखड़ साहब ने तो बिल्कुल खुल के सामने आए वो और इस पे उठाया। तो ये बात क्या है? ये बात ये है कि जब सारे चाहे वो संसद हो या विधायिका हो या कार्यपालिका हो, सभी को उनके अधिकार अलग-अलग दिए गए हैं, और अपने अधिकार के दायरों में रह के सभी को काम करना है, ये भी कहा गया है। एक दूसरे की फील्ड में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये भी कहा गया है। तो फिर सवाल ये पैदा हो रहा है जगदीप धनखड़ का, कि वो ये कहते हैं कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप क्यों किया? और जब संविधान खामोश है इस बात पे कि राज्यपालों को समय सीमा में नहीं नहीं बांधा जा सकता, वो अपने विवेक के हिसाब से फैसले लेंगे, और यही बात राष्ट्रपति के बारे में है कि उनको भी समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता, वो भी अपने विवेक के हिसाब से फैसले लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे वो उसमें संविधान से हटके और वो एक समय सीमा निर्धारित कर दी, और न केवल राज्यपाल बल्कि राष्ट्रपति तक को दिशा निर्देश दे दिए कि अगर आप 3 महीने में नहीं करोगे, और फिर हमारे पास अगर वो मामला आता है तो हम उसमें विचार करेंगे और हम उसमें तय करेंगे कि क्या करना है। और अगर आपको यहाँ तक कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आपको अगर नहीं समझ में आ रही कोई चीज़ और 3 महीने में आप फैसला नहीं दे पा रहे और समझ में नहीं आ रही है कि क्या करें, क्या ना करें, तो आप हमसे मशवरा कर सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट से मशवरा कर सकते हैं। ये एक बड़ी नागवार बात है जो भारत के राष्ट्रपति के प्रति सुप्रीम कोर्ट ने कही है, और इस पे तमाम कानूनविद अलग-अलग राय उनकी है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और जगदीप धनखड़ साहब की राय तो मैंने आपको बता ही दी कि क्या है, वो भी एक कानूनविद हैं।
तो उनकी राय भी मायना रखती है, क्योंकि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की बात अलग है, वो एक बैरिस्टर भी हैं सुप्रीम कोर्ट के और बाकायदा उन्होंने मुकदमे लड़े हैं और वो सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के कानून के बारे में, भारत के संविधान के बारे में बहुत बड़े ज्ञाता हैं, वो उनको माना जाता है। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम इतना कैसे अपने आप को मान बैठा कि वो राज्यपाल और राष्ट्रपति को भी वो निर्देश दे रहा है जिनका कहीं संविधान में उल्लेख ही नहीं है, और संविधान खामोश है उन मुद्दों पे। ये अच्छा, एक और चीज है भारत में, और भारत में क्या, हर जगह है, हर देश में है ये, कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला देता है या अपनी कोई राय जाहिर करता है फैसले के रूप में, तो उस पर टिप्पणी करना ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मानी जाती है और उस पर तगड़ी सजाएं भी हैं। वो जेल भी भेज सकता है जो टिप्पणी करने वाले हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार प्राप्त है। तो ज्यादा कोई बोलता भी नहीं है। तो जाहिर है कि इसमें बड़ी जिम्मेदारी के साथ उपराष्ट्रपति जो हमारे हैं उन्होंने अपनी बातें रखी और थोड़ा-सा अपनी लाइन से बहक गए थे, लीक से बहक गए थे हमारे निशिकांत दुबे साहब। इसीलिए उन पर ये कहा गया उनके बारे में कि इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का अवमानना का मामला चलाया जाए, और उस पे कार्रवाई चल भी रही है। वो याचिकाएँ वहाँ डाली गई हैं और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है लोगों से कि आप याचिका डाल सकते हैं, हमसे पूछने की, पूर्व अनुमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सांसद हैं चूँकि वो, तो हमसे पूर्व अनुमति के बिना भी आप डाल सकते हैं, और हमें ज़रूरी लगेगा तो हम उस पे विचार-विमर्श करेंगे और उसको सुनेंगे याचिकाओं को। तो एक बहुत बड़ी बात है। हालाँकि उपराष्ट्रपति के बारे में अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसी तल्ख़ टिप्पणी कोई नहीं आई है। लेकिन जो वर्तमान हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं गवई साहब, इन्होंने इनडायरेक्टली कुछ दिन पहले ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ों से प्रभावित नहीं होता, वो जो उसको करना है वो करेगा अपने संविधान के दायरे में आके, और जो अधिकार उसको संविधान में दिए हैं, उन अधिकारों का उपयोग सुप्रीम कोर्ट करता रहेगा, कोई कुछ भी कहता रहे। तो ये उनकी टिप्पणी सीधे तौर पर एक तरह से उपराष्ट्रपति और वो धनखड़ साहब और निशिकांत दुबे साहब के बारे में थी। और अब ये टिप्पणी उन्होंने तब की थी जब खन्ना साहब हमारे मुख्य न्यायाधीश थे, और ये उनके बाद दूसरे नंबर के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश थे गवई साहब। अब वो खुद मुख्य न्यायाधीश हैं, तो पूरे पावर में हैं। तो ये ऐसा माना जा रहा है, अच्छा उनका रुख कुछ ऐसा लग रहा है कि वो झुकने वाले नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वो अपनी बात पे कायम हैं। और जो खन्ना साहब ने और उनके टाइम में जो पिछले मुख्य न्यायाधीश के टाइम में जो मुद्दे बनाए गए थे, तो वो मुद्दों पे आज भी कायम है, और उनकी राय जो है गवई साहब की, वो परिवर्तित नहीं हुई है। उनने अपने जो समय-समय पे अपनी टिप्पणियाँ की हैं, उसमें उन्होंने ये कह दिया। बल्कि अभी पश्चिम बंगाल सरकार का मामला आया था, जब वहाँ पे एक कुछ याचिकाएँ ऐसी डाली गईं कि साहब वहाँ की सरकार मनमानी कर रही है, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं केंद्र सरकार को अगर मैं ये कहूँ कि साहब आप राष्ट्रपति शासन लगाइए वहाँ, तो अभी एक नया मुद्दा और पैदा हो जाएगा कि साहब आप केंद्र सरकार को निर्देश दे रहे हैं। तो उन्होंने उस पे कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दिया था ऐसा। लेकिन इतना तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारों के प्रति, जिसको वो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि हमारे अधिकार हैं और विशेषाधिकार हैं और हमारे पास सुरक्षित हैं, तो हम इनके दायरे में काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप हमें नहीं रोक सकते। तो गवई साहब का जो रुख है वो वही है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जब अभी उनको शपथ दिलाई गई 13 तारीख को, 13 मई को गवई साहब को, तो उसके बाद ये चिट्ठी हमारी जो राष्ट्रपति हैं देश की द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भेजी है सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें 14 सवाल पूछे गए हैं, और ज्यादातर सवाल उसी फैसले से जुड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो राज्यपालों के बारे में और राष्ट्रपति के बारे में उसने दिया था। अब सवाल ये हो रहा है कि ये क्या उपराष्ट्रपति महोदय ने जो उनके दायरा था, उनको सुप्रीम कोर्ट को विशेषाधिकार प्राप्त हैं, तो उन विशेषाधिकार जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उन्होंने हस्तक्षेप किया, तो क्या उन्होंने अपने दायरों को तोड़ा है? ये सवाल उठाया जा रहा है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी ये सवाल उठाया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस तरह के आदेश देके राज्यपाल और राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं संविधान में, उन पर कुठाराघात किया है, उन पर चोट की है क्या? ये भी सवाल उठाया जा रहा है। तो अब इन सवालों का जो जवाब है, वो बहुत मुश्किल है, और उनको तलाशना जो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो ये कह चुका है कि हमें संविधान की समीक्षा करने का अधिकार है,
और चाहे वो कानून जो है वो विधानसभाओं से पास हुआ हो या संसद से पास हुआ हो। जैसे अभी वक्फ कानून है, उस वो याचिका भी उन्होंने बेचारा स्वीकार कर ली, क्यों, जबकि उसके बारे में ये माना जा रहा था कि संसद और दोनों सदनों से, संसद के लोकसभा और राज्यसभा से वो पारित है और उस पर मतदान हुआ है और सबसे लंबी जो बहस हुई है वो उस पर हुई है। तो ऐसे जो कानून है वो उसको वक्फ कानून को शायद वो विचार के लिए स्वीकार ना करे, लेकिन उन्होंने याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। तो ये टकराव की स्थिति तो कहीं न कहीं बन रही है, भले ही अभी उतना नहीं है, लेकिन आगे जाके ये बढ़ सकता है ये टकराव। तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे ये सवाल उठ रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो है ये बात यहीं रुकेगी नहीं, और जगजीत सिंह साहब ने एक गज़ल गाई थी कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो ये जो बात है ये दूर तलक जाने वाली बात है और निश्चित तौर से इसमें आगे ये मुद्दा तूल पकड़ने वाला है। अब हम ये बताना चाहते हैं आपको कि जो हमारी जो राष्ट्रपति महोदया हैं, उन्होंने जो 14 सवाल अपने जो पत्र उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भेजा है उसमें पूछे हैं, तो वो 14 सवालों का जो घेरा है, वो ज़्यादातर अ, अनुच्छेद 200 और 201 के दायरे में है वो पूरा मामला। संविधान 200 और 201 में कुछ विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त हैं और राज्यपालों को भी प्राप्त हैं। तो वो अधिकार जो हैं उनको चैलेंज किया गया है और असल में अनुच्छेद 200 क्या है? अब सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि अनुच्छेद 200 आखिर है क्या? तो अनुच्छेद 200 जो है संविधान का, उसमें एक ऐसा हिस्सा है वो संविधान का कि जिसमें राज्य विधानमंडल जो होते हैं, उनके द्वारा पारित किए गए विधेयक जो भी होते हैं, कानून होते हैं, उनको राज्यपाल द्वारा स्वीकृति दी जाए या अस्वीकृत किया जाए उनको। इस मामले में वो राज्यपाल की शक्तियाँ क्या हैं, उनको निर्धारित करता है वो कानून। तो ऐसा ऐसा कहा जा रहा है, खास तौर से जगदीप धनखड़ साहब का भी यही टिप्पणी थी और हमारे जो राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भी चिट्ठी भेजी है। तो उन्होंने ये कहा है कि जब संविधान के अनुच्छेद 200 में राज्यपालों को ये विशेषाधिकार प्राप्त हैं और कोई समय सीमा उसमें निर्धारित नहीं की गई है, तो आपने कैसे इसमें समय सीमा निर्धारित कर दी? सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल किए गए हैं कि आपने कैसे निर्धारित कर दी? और ज्यादातर वो जो 14 सवाल हैं वो उसी तरह के हैं, वो मुद्दा यही है मेन। तो कैसे कर दिया आपने? बात तो सही है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि साहब अनुच्छेद 142 के तहत हमें जो है वो विशेषाधिकार मिला हुआ है संविधान में और उस विशेषाधिकार के तहत हम किसी भी कानून की, चाहे वो विधानमंडल से पारित हो या संसद से पारित हो, उसकी समीक्षा हम कर सकते हैं। तो वो उनका ये कहना है कि संविधान 142 जो है अनुच्छेद, वो असल में अगर कोई कानून गोलमोल है और उसकी व्याख्या सही से नहीं हो पा रही है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार दिया गया अनुच्छेद 142 में कि वो उसको उसकी व्याख्या करे और वो कानून जो अधूरा लग रहा है, तो पूर्ण न्याय का जो सिद्धांत है, वो सुप्रीम कोर्ट अगर उसको फाइनल जिस तरह से भी कर देगा, तो उसको फिर कानून माना जाएगा। अगर वो कहीं समझ में आने वाली चीज नहीं है उसमें कोई ऐसी, तो अनुच्छेद 42 में 142 में ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि साहब 142 जो है अनुच्छेद संविधान का, उसमें सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने माना है कि वो तो है कि आपको विशेषाधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन आप जब देखो जब वो अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके हर याचिका को स्वीकार कर लेते हैं और सरकारों के खिलाफ और विधानमंडल के पास किए हुए कानूनों के खिलाफ और संसद के पास किए हुए कानूनों के खिलाफ उन पे विचार करते हैं और फिर अपने फैसले भी थोपते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि अगर ये बात उन्होंने कहा था निशिकांत दुबे ने कि अगर यही सब होना है तो फिर संसद को बंद कर दीजिए आप। फिर जब कानून अगर सुप्रीम कोर्ट को ही बनाना है, तो विधानमंडलों की और संसद की जरूरत ही क्या है? इनको खत्म कर दीजिए आप। ये बात बड़ी नागवार सुप्रीम कोर्ट को गुजरी थी और देश के कुछ कानूनविदों को ये बात बहुत नागवार गुजरी। तो अब देखिए कि संविधान का
जो 142 जो अनुच्छेद है, उसका ऐसा नहीं है कि ये पहली बार उपयोग सुप्रीम कोर्ट ने किया। अभी 30 जनवरी को पिछले साल जो मेयर का चुनाव हुआ था चंडीगढ़ में, उसमें कुछ आरोप ऐसे लगे थे कि बीजेपी की तरफ से इसमें मनमानी हुई है और वो गलत चुनाव हो गया मेयर का। तो वो इस्तेमाल करते हुए 142 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वो उसको मेयर चुनाव के नतीजों को भी पलट दिया था। आप समझिए आपके मेयर बदल गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। तो अनुच्छेद 142 में पूर्ण न्याय करने का वो एक अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है कि अगर संविधान की स्थिति कहीं स्पष्ट नहीं हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वो उस कानून की विवेचना करे, भले ही वो कानून सुप्रीम कोर्ट से संसद से पारित हो या विधानमंडल से पारित हो। और विवेचना के बाद ये भी कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो उस पे अपनी टिप्पणियां दे दी हैं, उसको स्पष्ट कर दिया स्थिति को अनुच्छेद 142 के तहत, तो फिर वो न केवल सरकारों के लिए मान्य होगा वरन देश की जितनी भी अदालतें हैं उनको भी मान्य होगा। वो नजीर की तरह काम करेगा सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला, और वो तमाम देश की जो अदालतें हैं उसी के दायरे में काम करेंगी। तो जगदीप धनखड़ साहब की आपत्ति इसी बात पे है कि साहब वो बहुत ही कहीं रेयरेस्ट जो केस हो उनमें इस्तेमाल करने के लिए वो अनुच्छेद जोड़ा गया था 142, और आप जो है वो उसका दुरुपयोग कर रहे हो। जब जब देखो जब उसका इस्तेमाल करते हैं आप, तो ये जो है ये मान्य नहीं है। और आप तो ऐसे शो कर रहे हैं जो संसद जो है सुप्रीम संसद आप ही हैं। इसका मतलब यही बात उन्होंने जो निशिकांत दुबे ने कहा था, उन्होंने थोड़ा-सा स्पष्ट बोल दिया था। उपराष्ट्रपति महोदय ने गोलमोल वो कहा कि फिर संसद की उपयोगिता क्या है? और अगर कोई बाकायदा संसद में कानून लाया जाता है, राज्यसभा में, लोकसभा में या विधानमंडल में लाया जाता है, विधानसभा, विधान परिषद से पारित होता है, उस पे बहस होती है, मतदान होता है, फिर उसको आप जो है चैलेंज कैसे कर सकते हो? उसपे आप लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम कर सकते हैं, आप हमें नहीं रोक सकते। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि उन्होंने रेफरेंस भी दिए हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजे हैं और 14 सवाल जो पूछे हैं रेफरेंस के साथ पूछे हैं। तो अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि ये जो स्थिति है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। टकराव नहीं होना चाहिए संसद का, विधानमंडलों का और सुप्रीम कोर्ट का। ये टकराव अच्छी बात नहीं है, क्योंकि संविधान जो है जब सारे अधिकार सबको दिए गए हैं और अलग-अलग दिए गए हैं, तो ये क्या बात हुई कि साहब वो हस्तक्षेप आप कर रहे हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वो अपने आप को सुप्रीम मान बैठा है, वो किसी की बात सुनना नहीं चाहता। अब इसमें देखिए आगे जाके क्या मोड़ लेता है ये मामला, ये तो अभी वक्त बताएगा। लेकिन एक बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है, और जो जानकारियां मैंने आपको दी हैं मेरा टीवी के इस एपिसोड में, उनसे केवल उनका परिप्रेक्ष्य यही है, मेरा ऐसा मानना है कि देश के हर नागरिक को वो जानकारियां उसके पास होना चाहिए, क्योंकि नागरिक ही लोकतंत्र बनाते हैं। और यही बात धनखड़ साहब ने कहा, उन्होंने यही कहा था कि संसद ही सुप्रीम है, क्योंकि संसद जो है वो देश के जो नागरिक हैं उनके चुने हुए प्रतिनिधि जितने भी हैं वो उसमें बैठते हैं संसद में। तो वो एक तरह से नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है संसद। और आप उसको अपनी सीट पर बैठ के आप कहते हैं कि सर हम साहब समीक्षा करेंगे, तो आप संसद के बनाए हुए कानून की समीक्षा कर रहे हैं, उनमें बदलाव करते हैं, यहाँ तक कि कभी-कभी उनको पलट भी देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। अब ये इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये वाक़ई एक बहुत बड़े-बड़े इसमें कानून के विद्वान उनकी राय ली जाएगी, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच में क्या निर्धारित होता है, क्या तय होता है, वो तो अभी वक़्त के गर्भ में है, वो बाद में निकल के बात सामने आएगी। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, और ऐसा नहीं है, ये टकराव जो है, ये हिंदुस्तान में ही नहीं है। अभी अमेरिका में वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब, उनके बारे में वहाँ की अदालतों ने और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे फैसले दिए कि जो राष्ट्रपति और सरकार के खिलाफ हैं। केवल भारत में ही ये काम नहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। और डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने तो यहाँ तक कह दिया एक आध दो मामलों में कि साहब हम इस फैसले को नहीं मानते आपके कानून के, क्योंकि ये जो है गलत फैसला है, उनका मानना है।
और यही स्थितियां अगर पैदा हो गई और वो ये कहीं ऐसी स्थितियां बन गई कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में अभी जो कह दिया पत्थर की लकीर होती है, और अगर ये कहा जाने लगा आगे जाके कि साहब हम नहीं मानते, तो ये तो बहुत गंभीर परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी भारतवर्ष में संविधान के प्रति। तो इंतजार कीजिए और देखिए, वेट एंड वॉच की स्थिति है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास चिट्ठी आई है राष्ट्रपति महोदया की, और इसमें 14 सवाल हैं। उन 14 सवालों का जवाब वो किस तरह से देता है और क्या तय करता है, ये जब सामने आएगा तो हम उन पर फिर आपसे एक बार चर्चा करेंगे। अभी आज के लिए बहुत धन्यवाद, और आपने फिर एक बार हमारे इस एपिसोड को देखा, सुना, समझा। हम आपके बहुत आभारी हैं, और आगे फिर हम किसी टॉपिक के साथ आपसे फिर हम मुखातिब होंगे। धन्यवाद।